गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संतोष ठाकुर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल एकेडमी। आज का जो टॉपिक है हमारा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। एक बार हमारी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल बजा लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट क्लासेस मिलती रहे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या हम इसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म इसलिए बोलते हैं कि कभी भी किसी भी टाइम यदि हमारे फॉर्म में कोई भी चेंजेस आता है रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या कोई पार्टनर एडमिशन हो जाता है, या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, या किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, तो उस केसेस में, या कल दो पार्टनरशिप फॉर्म आपस में, दो या दो से ज़्यादा जो पार्टनरशिप है वो आपस में मर्ज हो जा रही है, अमलगामेट हो जा रही है, तो उस केसेस में हमारी फॉर्म को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता है, यानी दोबारा से पुनर्निर्माण करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग उसको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म बोलते हैं, जिसमें से आज हम लोग एक पहला पार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि यदि हमारे पार्टनरशिप के बीच पार्टनरशिप फॉर्म में यदि पार्टनर्स की रेशियो चेंज हो जाती है तो उससे हमारी फॉर्म रिकंस्टिट्यूट होती है, और उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे, उसके लिए हमें क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो सारा इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग वन बाय वन इसको सॉल्व करें। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती क्या है। तो उसने बोला बेटा कि बेसिकली पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होती है, पता ही है। तो उसने बोला पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिफाइन दी रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स एंड व्हेनेवर देयर इज चेंज इन रिलेशनशिप इट रिजल्ट रिकंस्टिट्यूशन। वही है कि पार्टनरशिप में क्या होता है, जो पार्टनर्स है एक एग्रीमेंट बनती है उनके बीच में रिलेशनशिप के, और यदि इन रिलेशनशिप में कोई भी चेंज आता है तो उसके लिए हमें फॉर्म को क्या करना पड़ता है, रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता है, यानी दोबारा से फॉर्म को तैयार करना पड़ता है। यानी कि जब एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होगा दोबारा से एग्रीमेंट बनेगी, दोबारा से एग्रीमेंट बनेगी तो फॉर्म हमारी रिकंस्टिट्यूट हो जाएगी। दूसरा, एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। कोई भी चेंज जो हमारी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड है उसमें कोई भी चेंज आ रहा है वो हमारे लिए क्या है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म है। तो रिकंस्टिट्यूशन, अब उसने बोला अ फॉर्म इज रिकंस्टिट्यूट व्हेनेवर देयर इज अ क्या। तो मैंने अभी बताया था, जब हम लोग स्टार्ट किया था मैंने इंट्रोडक्शन, तो उसमें मैंने बताया था कि पार्टनरशिप में यदि कोई भी चेंजेस आता है तो उस केसेस की उस वजह से हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होती है, रिकंस्टिट्यूट, यानी कि हमारी पार्टनरशिप दोबारा से रिकंस्टिट्यूट होती है। जैसे कि चेंजेस है कि यदि हमारे प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जा रहा है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो वो चेंज हो रही है। मान लो कल हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट और वो डिस्प्यूट सॉल्व हो जा रहा है ड्यू टू चेंज इन रेशियो की वजह से डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए तो दोबारा से हमारी क्या बनेगी, एग्रीमेंट तैयार होगी रेशो की, और उससे हमारी फॉर्म क्या हो जाती है, रिकंस्टिट्यूट हो जाती है। दूसरा, यदि कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है, कई बार फॉर्म को एक्सटेंशन करना पड़ता है या एक्सटेंड करना पड़ता है, या फॉर्म को और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, कई नए पार्टनर्स के एडमिशन करते हैं, तो उस केसेस में भी हमारी फॉर्म रिकंस्टिट्यूट होती है। कल कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, इन केस रिटायरमेंट, इन केस ऑफ डेथ, तो उस केसेस में भी, या अमलगामेशन ऑफ द टू एंड मोर पार्टनरशिप। अमलगामेशन होती है कि जब दो पार्टनरशिप फॉर्म या दो से ज्यादा पार्टनरशिप आपस में मिलकर एक फॉर्म बन जाती है दोबारा से, तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, अमलगामेशन, और इस केसेस में भी हमारी फॉर्म रिकंस्टिट्यूट होती है। सवाल ये आता है सर कि यदि हमारी पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट हो रही है तो हमारे को फॉर्म में क्या चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे को फॉर्म में कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी दोबारा से। क्या, तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सबसे पहली एडजस्टमेंट, यदि हम लोग इसमें से टॉपिक कर रहे हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यदि हमारी पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट हो रही है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो उस केसेस उस वजह से हमारे फॉर्म में क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। जो सबसे पहली एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी कि किसको इससे गेन हो रहा और कौन इससे सैक्रिफाइस कर रहा, तो उस वजह से हमें क्या डिटरमिन करना पड़ेगा, तो डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, यानी कि सबसे पहले हमें सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो डिटरमिन करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे कि गुडविल की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने गुडविल की ट्रीटमेंट के बारे में, गुडविल कैलकुलेट कैसे होता है वो सारा कुछ हमने किया था, तो उसकी इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी वो देखेंगे। दूसरा, जो हमारे पास रिजर्व्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड लॉस है, कोई हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी फिक्टिशियस एसेट्स है, तो उसको हम कैसे राइट ऑफ करेंगे, कैसे उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, वो सारा कुछ। एंड देन जो हमारी एसेट
एसेट्स और लायबिलिटी उसको रीवैल्यूड कैसे करेंगे, रीअसेस कैसे करेंगे। और कई बार ऐसा भी सिचुएशन आता है जिसमें हम अपनी कैपिटल को भी एडजस्टमेंट करते हैं, यानी कि कैपिटल भी चेंज हो जाती है। जैसे हम लोग नए ए भी 2 पार्टनर था, अब नया हमारी रेशो चेंज होने की वजह से हमने डिसाइड किया कि हम अपनी कैपिटल को भी रीएडजस्ट करेंगे। तो उस केसेस में कौन विड्रॉ करेगा, कौन एडिशन करेगा, इन सब चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। यानी कि रेशो चेंज होने का, यानी किसको इससे गेन होगा, कौन सेक्रीफाइस करेगा, गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होगी, जो रिजर्व्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, वो सारा कुछ है, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, जो हमारे पास एसेट्स है, लायबिलिटी है, उसको कैसे हम रीअसेस और रीअसेस और लायबिलिटी को रीअसेस कैसे करेंगे, और रीवैल्यूएशन एसेट्स को कैसे करेंगे, और हमारे पास जो लास्ट होता है कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो ये टॉपिक मैं 1 बाय 1 और बहुत ही सिंपल वे में कराऊंगा विद द एग्जांपल कि कैसे होगा। तो जो सबसे पहला है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, कि हम सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम सीखने जा रहे हैं। पहला इसमें जो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। मैंने बताया कि कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है हमारी कि उस केसेस में हमें कई बार पार्टनर्स, जब हमारी रेशो चेंज होती है तो उस केसेस में हमारे पार्टनर्स को कई बार सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, कई पार्टनर्स को गेन भी हो जाता है। तो जब भी हमारी प्रॉफिट रेशो चेंज होती है अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो उस केसेस में सबसे पहला काम ही हमारा ये है कि हमें गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालना है। और गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास बहुत ही सिंपल, यानी कि ओल्ड माइनस न्यू। अब ओल्ड माइनस न्यू जब हम करेंगे तो इसका यदि हम ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे तो यदि पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो मीन्स कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और यदि हमारा नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो मीन्स कि वो गेन कर रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास 2 पार्टनर है, उसने बोला अमित और सुमित आर द पार्टनर एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 2:1, यानी कि जो हमारी ओल्ड रेशो थी वो थी सुमित और अमित की 2:1। उसने बोला इट वाज डिसाइडेड बाय देम टू शेयर प्रॉफिट इक्वली विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, यानी कि उन्होंने 1 अप्रैल 2018 से अपनी फॉर्म को रिकंस्टिट्यूट किया और डिसाइड किया कि जो हमारी अब नई रेशो होगी 1:1 होगी, यानी कि हमारे पास न्यू रेशो है 1:1। तो यानी कि जब हमारी रेशो चेंज हो रही है तो इससे अमित और सुमित में से कौन सेक्रीफाइस कर रहा और कौन गेन कर रहा वो सवाल आता है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें यदि सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है तो देखते हैं। जैसे कि एज, अब हमें अमित का पहले देखेंगे कि अमित क्या कर रहा है। तो अमित का निकालते हैं, तो अमित का ओल्ड रेशियो है 2/3 और न्यू रेशियो है 1/2। तो मैंने एलसीएम ले लिया 6। अब 6 लिया तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि 4 माइनस 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी कि इसका पॉजिटिव, यानी कि 1/6 आ रहा है। तो मीन्स कि हमारा जो अमित है वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि ये इसको ज्यादा देना पड़ रहा है शेयर। दूसरा हो गया सुमित। सुमित का क्या हो रहा है अब वो देखते हैं। तो सुमित का जो ओल्ड रेशो था 1/3 था और जो न्यू रेशो है उसका 1/2 है। इसका भी मैंने एलसीएम लिया तो वही 3, यानी कि 2 और यहाँ -3, यानी कि -1/6, यानी कि पहले इसको कम मिलता था और रेशो चेंज होने के बाद अब इसको ज्यादा मिल रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो जब भी हमारे को कोई पार्टनर्स के बीच में रेशो चेंज हो रही हो तो उस केसेस में हमें गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। और कैसे निकलेगा, तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो और पॉजिटिव बैलेंस मींस की सेक्रीफाइस, नेगेटिव बैलेंस मींस की हमारे लिए वो गेन कर रहा है।
तो इसके क्वेश्चंस है, इलास्ट्रेशन है, बैक के क्वेश्चन है, सॉल्व करो। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी इसके रिगार्डिंग क्यूरीज है, आप हमारे को शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में भी, और दूसरा हमारे को ये इंस्टाग्राम पे भी अपने आप को शेयर कर सकते हो। आगे नेक्स्ट जो हमारी है वो ट्रीटमेंट है गुडविल की, सैक्रिफाइसिंग होगी। अब हमारे जो नेक्स्ट केस है, यानी कि जो इसमें यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो उसमें जो अगली हमारी ट्रीटमेंट है वो है गुडविल की। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जो हमारा सेकंड है, इसमें हम लोग के सेकंड ट्रीटमेंट करेंगे वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल की कैसे हम इसमें ट्रीटमेंट करेंगे, यानी गुडविल को कैसे एडजस्ट करेंगे पार्टनर्स में। मैंने इसको ट्रीट करने के लिए 3 भागों में, यानी कि 3 केसेस बनाए। पहला केस कि व्हेन अकाउंट गुडविल अकाउंट इज नॉट, कि हम लोग इसको एडजस्ट कर रहे हैं थ्रू दी कैपिटल अकाउंट, यानी कि गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, यानी उस केसेस में हमने अकाउंट को ओपन नहीं किया। दूसरा हमारा केस है कि जब हम अकाउंट ओपन कर लेते हैं, यानी कि हम लोग व्हेन अकाउंट इज ओपन। और तीसरा हमारा केस होता है कि यदि कई बार होता है कि एग्जिस्टिंग गुडविल हमारी बैलेंस शीट में शोन हो रही है, तो उस केसेस में हम कैसे इसको करेंगे। तो जब हमारा अकाउंट ओपन हो तो इसको सॉल्व करने का तरीका, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। या तो इसको टेबल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू सॉल्व करो, या तो सिंपल गेन एंड सैक्रिफाइस निकालो, गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लो। सबसे पहला है स्टेप 1, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, तो सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब ये हो जाएगा तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, बहुत ही सिंपल एंट्री पास होती है। क्या, तो इसमें एंट्री हम लोग जो पास करते हैं वो करते हैं, यदि अब यहां भी सवाल आता है कि जो कैपिटल अकाउंट होता है वो किसके थ्रू बनता है, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड या फ्लैक्चुएट। तो उस केसेस में हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, तो मैं बता देता हूं कि गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल, यानी कि यदि फ्लैक्चुएट मेथड है तो आप कैपिटल वर्ड यूज करोगे, यदि हमारी फिक्स मेथड है तो यहां करंट वर्ड यूज करेंगे, अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। यानी कि मैं क्या करूंगा, यदि मैं व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ओपन, यदि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है और अकाउंट गुडविल की हमें ट्रीटमेंट करनी है, तो उस केसेस में जो पहला केस है हमारे पास है व्हेन द अकाउंट इज नॉट ओपन, या हम कह सकते हैं कि गुडविल अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं थ्रू द कैपिटल अकाउंट। तो उस केसेस में जो पहला स्टेप है, इसको गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो निकाल दो, ओल्ड माइनस न्यू करके, यानी कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। जब हमारे पास गेनिंग एंड सैक्रिफाइस आ जाएगा तो देखो कि गुडविल हमारी क्या वैल्यूड हो रही है टिल दी रिकंस्टिट्यूशन, यानी कि जिस दिन हमारी फॉर्म रिकंस्टिट्यूट हो रही है उस दिन गुडविल की क्या वैल्यू है। उसके बाद देखो कि कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस, तो उसके रेशियो निकाल लो, यानी उसका शेयर निकाल दो, और उसकी एंट्री क्या होगी, तो इसकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, यानी कि ये हमारी एडजस्टेड होगी, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, यानी कि हमारी गुडविल एडजस्ट होगी। अब सवाल आता है जैसे कि सर इसको एग्जांपल लेके मेरे को थोड़ा सा समझा दो। कोई बात नहीं, मैं इसी केस का एग्जांपल ले लेता हूं और समझाने की एक कोशिश करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। जैसे कि हमारे बुक का ही है इलास्ट्रेशन, देख लेते हैं। जैसे उसने बोला है कि ए, बी और सी 3 पार्टनर है और हमारे रेशो है 5:3:2, यानी कि 3 पार्टनर है और रेशो थी 5:3:2, यानी कि ओल्ड रेशो। और उन्होंने बोला डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट। अब जो न्यू रेशो है वो हमारी है इक्वल रेशो, ठीक है जी। तो इस केसेस में मैं देख लेता हूं कि गेन और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है। तो मैंने देखा तो इसमें जो हमारे पास है ए क्या कर रहा है, ए की जो रेशो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है 5/30, बी जो है वो हमारे को गेन कर रहा है 1/30, और जो सी है वो गेन कर रहा है 4/30,
यानी कि ये मैंने गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो निकाल लिया जी। अब सवाल आता है कि हमारे को क्या गिवन है। उसने बोला विद द फैक्टर गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड 90,000, यानी कि हमने गुडविल की जो फॉर्म है, जब हमारी फॉर्म रिकंस्टिट्यूट हो रही है तो मैंने जो गुडविल वैल्यूड किया है वो कितना किया है, 90,000 वैल्यूड की हुई है। यानी कि जब हमारी फॉर्म रिकंस्टिट्यूट हो रही है, यानी चेंज हो रहा है प्रॉफिट, उस दिन हमारी गुडविल की वैल्यू 90,000 है। तो मैं क्या करूंगा, तीनों का शेयर निकालूंगा। कैसे, तो मैंने ए का शेयर निकाला, तो ए शेयर्स निकाल रहा हूं, तो 90,000 इंटू 5/30 और इससे किया तो ये आ गया हमारे पास 3,000 और इंटू यानी कि 15,000, यानी कि जो ए है वो सेक्रीफाइस कर रहा 15,000 और जो बी है वो गेन कर रहा है कितना, 3,000 और जो सी है वो कितना गेन कर रहा है जी, तो वो गेन कर रहा है हमारे पास 12,000। तो ये हमारे पास अमाउंट है। अब सिंपल सी बात है, एंट्री पास कर देते हैं। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, लो जी यही पास कर देते हैं मैं एंट्री इसकी। तो एंट्री पास करनी है, ये कैलकुलेशन होगी, एंट्री पास कर देता हूं क्या, तो गेनिंग, गेन कौन कर रहे हैं, बी और सी। तो मैं लिखूंगा बी इज कैपिटल, यदि फ्लैक्चुएट मेथड है तो कैपिटल लिख दिया, यदि मान लो वही मेरा फिक्स मेथड होता तो मैं यहाँ करंट अकाउंट डेबिट लिख देता जी। सीज वही कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। अब यहां बोला नहीं था तो मैं यहां क्या करूंगा, सिंपल क्या लिखूंगा, इसको अज्यूम कर लूंगा कि जो मैं अकाउंट बना रहा हूं वो किस मेथड से बना रहा हूं, तो फ्लैक्चुएट मेथड से बना रहा हूं। तो यानी कि यहां 3,000, यहां 12,000, 2 इज कैपिटल अकाउंट 15,000 और बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ये हमारा केस सॉल्व हो गया जी, यानी कि व्हेन द अकाउंट इज ओपन। अब सवाल आता है सर नेक्स्ट केस बताइए। मैंने कहा क्या है अगला केस, उसने बोला कि व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ओपन, यानी कि अब हमारे को अकाउंट ओपन करना है। तो उस केसेस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या होता है जी, इसमें हमें गेनिंग एंड सैक्रिफाइस में नहीं करना, इसमें हमें गेनिंग एंड सैक्रिफाइस में कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, इसकी सिंपल एंट्री पास कर देनी है किसमें, तो इसको हमें ओल्ड वाले को ओल्ड में बांट दो और न्यू वाले को न्यू में कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, देखते हैं क्या ट्रीटमेंट करेंगे। मैं एक एग्जांपल इसमें भी लेके सॉल्व करूंगा। देखते हैं जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो केस 2 करने जा रहे हैं, व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन। यदि हम गुडविल अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा जी, कि जो हमारी गुडविल है, जैसे 90,000 गुडविल थी, तो मैं क्या करूंगा, पहली एंट्री पास कर लूंगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही पार्टनर्स कैपिटल यदि फिक्स्ड है वह फ्लैक्चुएट है तो, और करंट हमारा जब फिक्स कैपिटल मेथड हो तो। और इसको मैं क्या करूंगा, गुडविल को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। यदि मान लो मेरे गुडविल 90,000 है और 3 पार्टनर हैं और ए बी सी 90,000 को तीनों में बांट के, तो यानी कि गुडविल को मैं यहाँ डेबिट कर दिया, पार्टनर्स को करेंगे, ठीक है जी। दूसरा इसमें हम क्या कर देंगे, अब इसको न्यू रेशियो में हम क्या कर देंगे, डेबिटेड कर देते हैं पार्टनर्स को। तो यहां हो जाएगा पार्टनर्स, पहले पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्रेडिटेड कर दो और न्यू रेशियो में डेबिटेड कर दो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल फ्लैक्चुएट है तो, और करंट हम लोग जब यूज करेंगे यानी कि फिक्स है तो, टू क्या हो जाएगा, टू गुडविल अकाउंट। और इसको किस रेशियो में, तो इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, उसने बोला कि हमारे पास 2 पार्टनर है जी, ए और बी। मैं एग्जांपल लेके सॉल्व कर रहा हूं, तो इसका एग्जांपल क्या कहता है देख लेते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल है, देखते हैं क्या एग्जाम्पल है। उसने बोला एग्जाम्पल के तौर पे
कि हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी, रेशो है यानी कि हमारे पास दो पार्टनर है ए बी और इनकी रेशो है 3:2 यानी कि ओल्ड रेशो हमारी ये है। अब उसने क्या बोला, हमारे पास जो दे डिसाइडेड, और उन्होंने डिसाइड किया 1/4/2018 को कि हमारी जो न्यू होगी वो होगी जी ए और बी की 1:1 में। एंड उसने बोला कि गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड दैट टाइम, यानी कि जब हमारी फॉर्म रिकंस्टिट्यूट हो रही है उस दिन गुडविल को मैंने जो वैल्यूड किया है वो वैल्यूड किया है 50,000। सिंपल, पहले मैं ओल्ड में क्या कर दूंगा, फॉर्म को क्रेडिटेड कर दूंगा और न्यू में पार्टनर्स को मैं क्या कर दूंगा, डेबिटेड कर दूंगा। तो एंट्री पास क्या होगी, पहली एंट्री पास हो जाएगी हमारी क्या, गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 टू एज कैपिटल, मान लो फ्लैक्चुएट मेथड है, कैपिटल फिक्स है करंट, टू बीज कैपिटल, और मान लो अब 50,000 है तो हमारी ओल्ड रेशो क्या है 3:2 है, तो मींस की 30,000 एंड 20,000। क्लियर है, तो बीइंग गुडविल रेज्ड, मैंने गुडविल को रेज कर दिया। और तो दूसरी एंट्री पास हो जाएगी, दूसरी एंट्री पास क्या हो जाएगी, मैं गुडविल को क्या करूंगा, डेबिटेड कर देता हूं न्यू रेशो में, तो गुडविल क्या हो जाएगी। तो मैं कह रहा है जैसे कि हमारी व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ओपन, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी, रेशो है 3:2 और न्यू रेशो थी हमारी जो थी 1:1, और जो गुडविल वैल्यूड हो रही है एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन हो रही है 50,000। तो मैं क्या करूंगा, पहले गुडविल को डेबिटेड कर दूंगा इन ओल्ड रेशो और उससे हमारी गुडविल, तो एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 और मैंने ओल्ड रेशो में एज पार्टनर्स 20 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरा है कि हमें गुडविल को क्या कर देना है, क्रेडिटेड और पार्टनर्स को डेबिटेड कर देना है, तो उस केसेस में एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल बीज कैपिटल टू गुडविल अकाउंट, ये हमारी होती है व्हेन द अकाउंट इज ओपन। जो हमारा नेक्स्ट केस है कि हमारे पास कई बार होता है गुडविल एग्जिस्टिंग ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स, तो यानी कि यदि हमारी गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स हो या एग्जिस्टिंग गुडविल हो कोई भी, तो उसकी क्या करेंगे, यानी कि एग्जिस्टिंग गुडविल बोल लो या गुडविल ऑलरेडी exist appeared in books, यदि बुक्स में है तो क्या करोगे, तो सिंपल, इसके लिए कोई ज्यादा हमारे को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिंपल ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और एंट्री होगी इसकी क्या, एंट्री हो जाएगी इसकी हमारे पास बहुत ही सिंपल क्या, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट, वही कैपिटल का मतलब फ्लैक्चुएट होगा और फिक्स होगा तो करंट वर्ड यूज हो जाएगा, टू गुडविल अकाउंट, और ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी सारे पार्टनर्स के, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है जी, तो ये हमारी गुडविल की 3 ट्रीटमेंट थी। अभी तक हम लोगों ने किया कि हमारे पास रिकंस्टिट्यूशन होता कब है, कब फॉर्म हमारी रिकंस्टिट्यूट होती है, तो उसमें सबसे पहला केस था कि यदि पार्टनरशिप की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती तब होती है। उसमें हम सबसे पहले एडजस्टमेंट किया कि हमें सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो कैसे निकालनी है, जिसमें ओल्ड माइनस न्यू करके। दूसरा हमने किया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के 3 केसेस किए, जिसमें अकाउंट ओपन, अकाउंट नॉट ओपन और हमारे पास एग्जिस्टिंग। अकाउंट ओपन हो रही है तो उस केसेस में क्या करेंगे, अकाउंट यदि मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ तो उसको कैसे करेंगे, और एग्जिस्टिंग में है अकाउंट यदि मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ तो उसको कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करना है, यानी गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो में। यदि अकाउंट ओपन कर रहा हूँ तो सिंपल एक बार हम उसको ओल्ड रेशियो में डेबिटेड कर दो और ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो में उसको हम क्रेडिटेड कर देंगे, एंड देन यदि एग्जिस्टिंग है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में। ये हमारी गुडविल की ट्रीटमेंट है। जो हमारा नेक्स्ट थर्ड जो केस था, यानी जो थर्ड टॉपिक है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और फिक्टिशियस एसेट्स, यानी कि जब हमारी रिफॉर्म रिकंस्टिट्यूट होगी तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या। तो जब भी ये केस तीनों केस आएंगे तो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला कि यदि इसकी बुक्स को हम रिटेन नहीं कर रहे हैं, यानी इसकी वैल्यू को बुक्स में रिटेन नहीं कर रहे हैं,
तब क्या होगा। और यदि मैं इसकी वैल्यूज जो है रिजर्व एंड सरप्लस है जो हमारे पास या फिक्टिशियस एसेट्स, इनकी वैल्यूज को मैं बुक्स में रिटेन करना चाहता हूँ, यानी कि वही बुक्स एट इज इट बुक्स में, यानी कि वो वैल्यू बुक्स में शो करना चाहता हूँ, तो उस केसेस में मैं क्या करूंगा। तो ये हमारा केस है। लेकिन जब हमारी बुक्स में शो नहीं होती तो इसके मैं 3 पार्ट्स बनाए और तीनों को 1 बाय 1 समझाने की कोशिश करूंगा। पहला यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस होगा। या कई बार होता है कि हम लोग एक्यूमुलेट ज्यादा प्रॉफिट इकट्ठे करके लॉस करके रखे हो, तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है कि जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई ऐसी पड़ी हुई है एक्सपेंडिचर, या हम इसमें बोल सकते हैं हैवी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, यानी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा हो। तो यानी कि ये सब चीज हो, ये हो हमारे पास, तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। और रिजर्व्स, तो रिजर्व्स हमारे पास यहाँ 3 टाइप के रिजर्व्स है। एक होती है जनरल रिजर्व, यानी किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, और ये 2 हमारे पास स्पेसिफिक रिजर्व्स है, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो हम इसकी कैसे ट्रीटमेंट करेंगे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं 1 बाय 1 समझाने जा रहा हूं। सबसे पहला हमारे पास है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। यदि हमारे पास एक्यूमुलेटेड कोई प्रॉफिट है और कोई हमारे पास लॉस पड़ा हुआ है, तो उसको हम कैसे राइट अप करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी एंट्री पास होगी। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। क्या ट्रीटमेंट है, तो यदि इफ प्रॉफिट, यदि हमारे को प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, यानी कि इफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है जी। तो यदि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो एंट्री क्या हो जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो यानी कि यदि हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो उसकी एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। कैपिटल वही फ्लैक्चुएट के लिए, करंट फिक्स के लिए। यदि यही हमारे पास लॉस है तो लॉस के केस में क्या करेंगे, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसको किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जी। और इसको भी किस में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग पार्टनर्स में। ये तो हुआ जब हम बुक्स में रिटेन नहीं करना चाहते। तो यदि हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो या रिजर्व्स हो तो उनको ये राइट ऑफ करने का एंट्री है, यानी कि बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, being loss distributed among partner in old ratio। तो यानी कि जब भी हमारे पास ये ध्यान रखना कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, लॉस हो और वो बुक्स में रिटेन नहीं करना या बुक्स में उसकी वैल्यू को नहीं शो करना, तो उस केसेस में हम डिस्ट्रीब्यूट करके इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसका फिक्टिशियस, यानी कि कोई ऐसी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, तो उसकी हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, वो सबसे बड़ा सवाल आता है। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है जी। कोई भी यदि हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन हो या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन हो तुम्हारे को बैलेंस शीट में, और यदि इसकी बुक वैल्यू को नहीं शो करना, तो उस केसेस में हम इसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं, यानी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते और एंट्री क्या लिखते हैं, तो एंट्री हो जाती है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। यदि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो तो, यदि डेफर्ड रेवेन्यू हो तो डेफर्ड रेवेन्यू लिख देंगे जी। यानी कि इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, खत्म कहानी। लेकिन जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास रिजर्व। तो रिजर्व को सॉल्व करने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए स्पेस, तो मैं देखता हूँ इसको शुरू से सॉल्व करते हैं रिजर्व्स को। बाकी मैंने समझा दिया। बाकी अब एक केस हमारा रहता है जब हम बुक्स में रिटेन करेंगे। तो हमारे पास अब रिजर्व्स आते हैं। रिजर्व्स में हमारे पास 3 टाइप के रिजर्व्स है। पहला
जर्नल रिजर्व्स, दूसरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, तीसरा हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। यानी कि सबसे पहला हमारे पास जो है वो है जर्नल रिजर्व। यदि जर्नल रिजर्व है तो जर्नल रिजर्व यदि बुक्स नहीं मेंटेन, बुक्स में हम इसकी वैल्यू को रिटेन नहीं कर रहे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पार्टनर्स में डिवाइड बांट दो जी। तो सिंपल हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो एंट्री क्या बन जाएगी, GR यानी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स, खत्म। लेकिन जो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, मैं इसको एग्जांपल ले लेके एक एक को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, केसेस बना बना के देखते हैं क्या है। जैसे कि हमने अभी रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, एक्युमुलेटेड लॉस, रिजर्व्स के बारे में, फिर अभी हम फिक्टिशियस एसेट्स, इन सब के बारे में, तो उसमें हमारा जो अगला टॉपिक था रिजर्व था। रिजर्व के बेसिस में हमने किया था, इसमें दो टाइप के रिजर्व, एक जनरल रिजर्व आता है, एक स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व की हमने ट्रीटमेंट कर ली थी। अब हम करने जा रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेसिकली हमारा होता है कि हम लोग फ्यूचर में कोई क्लेम क्लूम हो वर्क के रिगार्डिंग, उसके लिए हम लोग रिजर्व करके रखते हैं। तो इसकी जब हमारी फॉर्म रिकंस्टिट्यूट हो रही है दोबारा से, तो इसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो हम देखने जा रहे हैं। तो इसको मैंने केसेस वाइज समझाया है। जो सबसे पहला केस इसमें ये आता है कि यदि मान लो वर्कमैन कंपनसेशन हमने रिजर्व किया, लेकिन इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, इसके अगेंस्ट क्वेश्चन हमारा साइलेंट है या कोई अदर इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रखा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के इस केसेस में यदि हमारे पास नो क्लेम है, तो उस केसेस में बहुत ही सिंपल हम लोग क्या पास कर देंगे, एंट्री पास करेंगे। क्या, तो इसकी एंट्री होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट। वही कैपिटल हम लोग इसलिए यूज करते हैं जब हमारा फ्लैक्चुएट हो, और जब हमारा फिक्स होता है तो उसमें हम लोग करंट अकाउंट यूज करते हैं, और इसका होता है इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये तो था हमारा केस 2। अब केस 2 हमारा क्या था, केस 1 था ये। अब हमारे पास केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है कि यदि हमारा क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन हो, यानी कि क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, तो क्या करेंगे। तो इसमें हमारे पास 3 केसेस आता है। पहला कि हमारे पास जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो इक्वल्स टू हमारे पास किसका, क्लेम के अगेंस्ट हो जाए, यानी कि जितना हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किया है उतना ही हमारा क्लेम है। यानी कि मैंने यदि 45,000 रिजर्व क्रिएट किया है तो उतना ही हमारा क्लेम क्रिएट हो गया। तो उस केसेस में हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसमें बहुत ही सिंपल सी है जी, बहुत घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यानी कि 45,000 एंड 45 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हो गया। जो इसमें हमारे पास है, जैसे कि सेकंड केस इसमें ये है कि क्लेम इज लोअर देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि जो हमारा क्लेम है वो कम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए। जैसे कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है हमारे पास 45,000 है, लेकिन जो हमारे पास क्लेम है इसके अगेंस्ट वो हमारे पास 40,000 है सिर्फ। तो यानी कि क्लेम हमारा कम है, वर्कमैन कंपनसेशन ज्यादा है। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, तो इस केसेस में हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यानी कि 45,000 की होगी टू प्रोविजन फॉर क्लेम, प्रोविजन
फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, कितना 40,000 क्लेम कर लिया जी। तो 5,000 कहाँ गया, तो 5,000 मैं क्या करूंगा, जो हमारे पुराने पार्टनर्स है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में, यानी कि ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5,000। लेकिन जो हमारा थर्ड केस है, सवाल आता है कि सर थर्ड केस क्या है, तो थर्ड केस हमारा बहुत ही सिंपल है। थर्ड केस यानी कि जो क्लेम है वो ज्यादा है किससे, वर्कमैन रिजर्व से, यानी कि जो हमारा क्लेम है थर्ड केस में, यानी कि क्लेम इज हायर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यानी कि यदि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 50,000 है तो क्लेम हमारे पास कितना हो जाएगा, 60,000 सपोज करो। तो इस केसेस में हम लोग क्या करेंगे एंट्री, तो इस केसेस में एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन, यानी कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यानी कि 50,000 का हमारे पास रिजर्व था, टू हमारे पास क्लेम कितना है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000। तो 10,000 से हमारी क्या रिलायबिलिटी बढ़ रही है, तो मैं इसको क्या करूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000, और ये रीवैल्यूएशन हमारे लिए लॉस हो गया पार्टनर्स के लिए, तो ये हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री में इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकेंड एंट्री में क्या, तो यहाँ एंट्री बन जाएगी क्या, तो ये हमारी एंट्री बन जाएगी जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा जी, जो है 10,000 और 10,000। तो ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हमारी सारी ट्रीटमेंट थी। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है वह है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, यानी कि जो हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। इसमें क्या होगा कि मैं सारा ये हम लोग बेसिकली जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फर्म में, तो उसको हम लोग रिजर्व को फ्लैक्चुएट हो रहा हो, कल मार्केट वैल्यू फ्लैक्चुएट हो जाए इन्वेस्टमेंट की, तो उसको सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो हम लोग इसमें रिजर्व में थर्ड करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, यानी कि IFR, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व हम करने जा रहे हैं। तो अब इसमें क्या होता है, अब इसमें भी अलग अलग केस है जी। जैसे कि एग्जांपल ले लेके मैं इसको केसेस को बताता जाऊंगा। जैसे कि पहला ये है कि बुक वैल्यू और जो मार्केट वैल्यू है दोनों की सेम है, तो उस केसेस में क्या करेंगे, यानी कि मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन, पहला तो है कि हमारे मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व हमारे को दे रखा है, लेकिन इसके रिगार्डिंग हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल है और उसकी मार्केट वैल्यू भी और बुक वैल्यू भी दोनों इक्वल है। यानी कि इसमें जो पहला केस हो रहा है कि हमारे पास जो बुक वैल्यू है, व्हेन book value is equals to market value, is equals to market value, यानी कि दोनों है सेम है, यानी कि 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, आज भी 2 लाख की है, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट तो फ्लैक्चुएट नहीं हो रही। तो IFR की क्या ट्रीटमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है, तो उस केसेस में मैं क्या करूंगा, तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व को क्या करेंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे पार्टनर्स में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, IFR, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और इसको हम किस रेशियो में बांट देंगे, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जी, खत्म। ये था पहला केस, तब जब हमारे पास IFR हो और उसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो वो चेंज ना हो रही हो, यानी कि दोनों ही सेम हो, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों सेम। तो इसमें जो सेकंड केस था मैंने बताया कि व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, यानी कि जो हमारी मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम है। तो इसमें भी हमारे अलग अलग केस है, तो क्यों, क्योंकि इसमें IFR के बेसिस पे एडजस्टमेंट देखेंगे। जैसे कि IFR मेरी 10,000 थी और मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है, यानी कि जो मेरी बुक वैल्यू है 2 लाख है, लेकिन जो उसकी मार्केट वैल्यू देख रहे हैं कि मार्केट वैल्यू क्या है जिस दिन हम लोग रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि 1,95,000 है।
यानी कि मेरा 5000 फ्लैक्चुएट हो रहा है, लेकिन जो रिजर्व है उससे कम है, यानी कि रिजर्व जो है वो ज्यादा है और जो फ्लैक्चुएट है वो कम हो रहा है। तो उस केसेस में एंट्री क्या होगी, यानी कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी जी, तो इसकी ट्रीटमेंट होगी IFR अकाउंट डेबिट 10,000 है, टू इन्वेस्टमेंट 5,000 जो फ्लैक्चुएट हुआ है, और जो बच गया तो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल और या करंट अकाउंट कितना 5,000, और ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सारे पार्टनर्स के। दूसरा इसी में केस बनता है कि IFR हमारी मान लो सपोज करो IFR अभी भी 10 है, 10,000 था, और जो मेरी इन्वेस्टमेंट है जी, इन्वेस्टमेंट जो बुक वैल्यू है 2 लाख है, लेकिन जो मार्केट वैल्यू, ये बुक वैल्यू है, और जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है 1,90,000, यानी कि 10,000 फ्लैक्चुएट हो रहा है, और उतना ही हमारा रिजर्व भी पड़ा है, तो यानी कि रिजर्व इक्वल्स टू फ्लैक्चुएशन, दोनों बराबर हो गए। तो उस केसेस में मैं एंट्री क्या पास करूंगा, तो यहाँ एंट्री पास हो जाएगी, यानी कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे IFR अकाउंट डेबिट, यानी कि 10,000 रुपए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा, ये इन्वेस्टमेंट से ही एडजस्ट हो गया। जो थर्ड केस है इसमें कि IFR हमारे पास है 10,000 रुपए, दूसरा हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट थी और इसकी जो बुक वैल्यू है वो हमारे पास है 2 लाख रुपए, और जो मार्केट वैल्यू है अब होगी इसकी कितनी, तो 1,85,000, यानी कि फ्लैक्चुएट जो हो रही है 15,000, यानी कि जो फॉल है वो ज्यादा है IFR से, यानी कि जो मैंने रिजर्व क्रिएट किया उससे ज्यादा मैंने क्या किया, हमारी मार्केट फ्लैक्चुएट होगी। तो उस केसेस में मैं क्या करूंगा, तो उस केसेस में बहुत ही सिंपल है जी, क्या करेंगे, 2 एंट्री पास होगी। तो पहली एंट्री हम देखने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या, तो IFR यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितनी है, 10,000 रुपए थी जी हमारे पास, और टू इन्वेस्टमेंट कितनी है, 15,000 रुपए की एडजस्टमेंट हमारी है, तो 5,000 हमारा क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन, यानी कि जो हमारी एसेट्स है वो हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो मैंने यहाँ 5,000 एडजस्ट किया, और ये जो 5,000 है वो हमारे लिए क्या रीवैल्यूड हो रही है, यानी कि हमारे लिए रीवैल्यूएशन हो रही है, और ये हमारे लिए लॉस है, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और या करंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये हमारी ट्रीटमेंट थी सेकंड, जब हमारी मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू हो जाए। तो अब हमारे पास जो थर्ड केस है कि जो थर्ड केस इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कि जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा है बुक वैल्यू से। तो उस केसेस में क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल ले लेते, इसमें एक ही केस है, क्या है, जैसे कि सपोज करो IFR हमारे पास 10,000 रुपए था, हमारी जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट हमारी है 2 लाख रुपए, और ये बुक वैल्यू है जी इसकी, यदि इसकी मार्केट वैल्यू की बात करूं तो 2,10,000, तो यानी फ्लैक्चुएट तो हो रहा है लेकिन हमारी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। तब मैं क्या करूंगा, तो उस केसेस में इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे हम लोग IFR अकाउंट डेबिट, लो जी IFR अकाउंट डेबिट 10,000 का 10,000 जो 10,000 है, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि जो मैं रिजर्व है बेटा वो यूज ही नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे को तो ये 10,000 रुपए सारे पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे जी। क्यों, क्योंकि सारा का सारा रिजर्व यूज कर लेंगे, हम पार्टनर्स को दे देंगे, और क्योंकि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी इंक्रीज हो रही है, यानी कि एसेट्स बढ़ गई। ये तो पहली एंट्री। दूसरी एंट्री इसकी क्या हो जाएगी, तो यहां हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो मैं यह एंट्री करूंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या करूंगा जी, रीवैल्यूएशन, यानी कि मुझे 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया जी। और तीसरी एंट्री ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो एंट्री क्या बन जाएगी, तो ये एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स
कैपिटल और करंट अकाउंट, और ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे, खत्म। यानी कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट से सारी एडजस्टमेंट थी कि इन्वेस्टमेंट में हम लोग क्या करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट में मैंने पहला केस बताया कि जो हमारी मार्केट वैल्यू है और जो बुक वैल्यू है दोनों ही सेम है। दूसरा हमने केस बढ़ा कि जो मार्केट वैल्यू है वो लेस देन बुक वैल्यू है, तो उसमें हमने 3 केस बढ़ा कि बुक वैल्यू और जो FIR है जो फॉल हो रहा है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो दोनों में क्या चेंजेस हो रही है, यदि एक बार ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है। एंड देन लास्ट हमारी जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो ज़्यादा है बुक वैल्यू से, तो उसमें एक ही केस है तो वो हमने कर दिया। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी का ही कि जो हमारे पास रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो या प्रॉफिट हमारे पास लॉस हो, रिजर्व्स हो या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा हो, तो मैंने बताया था कि पहली केस है कि हम इसको रिटेन नहीं कर रहे हैं, तो जिसमें हमने सबकी अलग अलग ट्रीटमेंट समझा दी। जो सेकंड केस है कि हम लोग इसमें इसकी बुक वैल्यू को रिटेन कर रहे हैं, यानी कि बुक्स में हम रिटेन कर रहे हैं। रिटेन मतलब कि जो वैल्यू है जब हमारी रिकंस्टिट्यूट हो रही है उसमें नई बैलेंस शीट में भी वो एज इट इज हो रही है, तो उस केसेस में इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी पड़ेगी। तो यानी कि जब व्हेन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व, फिक्टिशियस एसेट्स आर टू बी रिकॉर्डेड रिटेन्ड इन द बुक्स, यदि हम बुक्स में रिटेन करते हैं तो इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी ये देखना है। तो सबसे पहले तो हमें नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना है। पहला काम हमारे पास ये है कि कैलकुलेट नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट यानी कि जो हमारे पास रिजर्व है, जो हमारे पास प्रॉफिट है, जो हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस यानी फिक्टिशियस एसेट्स है, उसका नेट इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वो निकालना। वो कैसे निकलेगा, तो जो भी हमारे पास जैसे कि जर्नल रिजर्व है, यानी कि जो जनरल रिजर्व होगा या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा या हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ठीक है जी, या प्रॉफिट जो हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारे पास है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस, इन सबको मैं क्या करूँगा, ऐड कर लूँगा जी। इसमें से लेस क्या कर देंगे जी, तो एक्यूमुलेटेड लॉस, यानी कि एक्यूमुलेटेड हमारे पास जो है लॉस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो ये चीजें हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे और इससे नेट इफेक्ट आ जाएगा। नेट इफेक्ट यानी कि ये हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस भी आ सकता है और नेगेटिव बैलेंस भी है। पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट है, नेगेटिव मतलब लॉस है। जो सेकेंड स्टेप है हमें क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, यानी कि हमारे को सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। कैसे, तो वही ओल्ड माइनस न्यू। जब ये गेनिंग एंड सैक्रिफाइस आ जाएगा रेशियो, उसको मैं क्या करूंगा, जो ये हमारा नेट इफेक्ट आया उसको उस रेशियो में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी वो होगी क्या, गेनिंग, यानी कि जो पार्टनर गेन कर रहा होगा, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बांट दूंगी। ये हमारी एडजस्टमेंट हो सकती है। ये तब एडजस्टमेंट होगी जब हमारा क्या होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, रिजर्व्स, फिक्टिशियस एसेट्स, इन सबको हम बुक्स में रिटेन करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। बेसिकली होता क्या है कि जब हमारी फॉर्म रिकंस्टिट्यूट होती है, यानी कि दोबारा से जब ये कंस्टिट्यूट होती है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो हमारी फॉर्म रिकंस्टिट्यूट होती है। तो जैसे हम लोगों ने गुडविल की ट्रीटमेंट की, हमने गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो निकाला, हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किया, रिजर्व की ट्रीटमेंट की, हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इन सब की ट्रीटमेंट की, वैसे ही हमारी जो एसेट्स है, हमारी लायबिलिटी है, इनको भी रीवैल्यूड किया जाता है, यानी कि जो एसेट्स है इनको रीवैल्यूएशन किया जाता है कि इनकी वैल्यू अब बढ़ गई या घट गई। ऐसे लायबिलिटी की हम रीअसेसमेंट करते हैं कि लायबिलिटी हमारी बढ़ी है, घटी है, कहीं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो नहीं है, कहीं अनरिकॉर्डेड एसेट्स तो नहीं है। तो इन सबको कैसे एडजस्ट किया जाता है, उसके लिए क्या अकाउंट प्रिपेयर होता है, इसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, उस चीज को समझने के लिए हम लोग अब करने जा रहे हैं जो टॉपिक, यानी कि
रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, यानी कि जो एसेट्स है इसकी रीवैल्यूएशन करना और जो लायबिलिटी है उसको रीअसेस करना, यानी कि जांचना कि वो इंक्रीज होगी डिक्रीज। तो इसमें भी हमारे पास दो केस है। क्या केस है? तो हमारे पास पहला केस है कि जो हमारी रिवाइज्ड वैल्यू, उसने बोला व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि कोई भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, उसकी हमें रिकॉर्डिंग करनी है। तो उसके लिए हमें कैसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? यदि उसने बोला है कि जो वैल्यू है, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी है, आर नॉट रिकॉर्डेड, यानी कि जो भी हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या हमारी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करनी, तब हम कैसे इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं सबसे पहले इसको समझाऊंगा, इसकी फॉर्मेटिंग, इसके कंसेप्ट को, देन इसका एक इलास्ट्रेशन लूंगा और उसके साथ ही मैं कैपिटल एडजस्टमेंट भी समझा दूंगा जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। फिर उसके बाद हम लोग रिवाइज्ड वाला, यानी कि जब हमारी रिवाइज्ड वैल्यू हम लोग अकाउंट में नहीं शो करेंगे तब क्या होगा उस चीज को हम समझेंगे। तो हम पहला केस करने जा रहे हैं, केस 1, व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी रिकॉर्डेड। तो देखते हैं पहला केस। जब भी, यानी कि केस 1 हम करने जा रहे हैं कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड liabilities are to be recorded, यानी कि कोई भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, लायबिलिटी की बढ़ेगी घटेगी, उसकी रिकॉर्ड करना है। तो इस केसेस में हमें इसको एडजस्ट करने के लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है? क्यों? क्योंकि इसी में हम लोग वैल्यूएशन देखेंगे और उससे हमें यदि प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का फॉर्मेट क्या है? तो बहुत ही सिंपल हमारे लिए इसका फॉर्मेट है। क्या है? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट वही पर्टिकुलर अमाउंट, यानी कि ये हमारा हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया जी, ये हमारे डेबिट साइड हो गया। अब हमारे को देखना है कि एसेट्स और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, जैसे भी है। तो ये ध्यान रखना कि यदि एसेट्स हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो इसको क्रेडिट साइड, यानी कि बाय इंक्रीज इन एसेट्स, यानी कि कोई भी एसेट्स यदि इंक्रीज हो रही है तो उसकी वैल्यू को हम क्रेडिट साइड लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी क्योंकि एसेट्स बढ़ रही है तो मींस की आ रही होगी, तो इसीलिए एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कैश में तो आ नहीं रही, हम लोग इसको रीवैल्यूड कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारी क्या एंट्री हो जाएगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि यदि एसेट्स इंक्रीज हो रहा तो इसकी एंट्री हो जाती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। डन है? क्यों? क्योंकि एसेट्स इंक्रीज हो रही है। यदि यही एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो टू डिक्रीज इन एसेट्स, और उस केसेस में हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाती है। क्या? क्योंकि एसेट्स जा रही है तो डेबिट्स वर्ड्स कम इन, क्रेडिट्स वर्ड्स गोज आउट, जा रही है तो मींस कि यहां हमारे पास हो जाता है टू एसेट्स अकाउंट, और डेबिट में क्या हो जाता है? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो ये हमारी एसेट्स की ट्रीटमेंट है जी। हम लोग लायबिलिटी की ट्रीटमेंट करते हैं। तो लायबिलिटी की ट्रीटमेंट, अब लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है तो इसको हम डेबिट कर देंगे टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो जाएगी? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज होती तो क्रेडिट करते, डिक्रीज होती तो डेबिट करते। अब डिक्रीज हो रही है तो इसके लेजर में हम क्या करेंगे? डिक्रीज इन लायबिलिटी, और यहां इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाएगी क्या? तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। खत्म। अब ऐसे ही
मान लो कई बार होता है कि जब हमारी फॉर्म रिकंस्टिट्यूट हो रही है तो कोई ऐसी एसेट्स मिल जाती है जो अनरिकॉर्डेड है, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन जब एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन हम अपनी एसेट्स को वैल्यूड कर रहे हैं या लायबिलिटी को रीअसेस कर रहे हैं, तो उस केसेस में हमें कोई अननोन एसेट्स हमें पता चल जा रही है कि हाँ जी ये भी थी, तो अब उसकी हम रिकॉर्डिंग कर देंगे। तो अननोन रिकॉर्डेड हमारे को पता चल रहा है तो एसेट्स फिर से इंक्रीज होगी, तो बात तो वही हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन होगा, यानी वहां अनरिकॉर्डेड एसेट जो भी हमारे को पता नहीं चल रही कौन सी एसेट्स है तो उसका नाम होगा, उसके हिसाब से कर देंगे। तो यहां लिख देता हूं मैं बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा तो इधर आ जाएगा। ऐसी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी पता चल गई कि अरे अभी हमें देना है, तो देना है तो भाई लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज होगी तो यहां लिख देंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। लो जी, ये हमारे पास तीन चीजें। अब सवाल आता है सर और कोई भी है, तो है कि यदि हमारे को कोई भी सेल्फ पार्टनर्स को यदि हम रेम्युनरेशन पे कर रहे हैं तो उस केसेस में भी इसका इफेक्ट होता है, यानी कि लायबिलिटी रेम्युनरेशन पे करना है, अभी पे नहीं किया, लायबिलिटी क्रिएट होगी जी। तो मैं यहाँ लिख दूंगा पार्टनर्स को, तो यहाँ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में रेम्युनरेशन डाल देंगे जी। यदि कोई हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म, तो वो भी हमारे लिए रिवैल्यूएशन का इफेक्ट आएगा, और यहाँ लिख देंगे टू बैंक या कैश, और ये एक्सपेंस इनकर्ड बाय फॉर्म, यानी कि एक्सपेंस जो है फॉर्म इनकर्ड कर रही है तो ये ध्यान रखना, और फॉर्म ही पे कर रही है तो उस केसेस में इसका, या कोई हम लोग रेम्युनरेशन पे कर रहे थे पार्टनर्स को तो ये इसकी एंट्री। फिर उसके बाद क्या करोगे, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल कर देंगे, डेबिट साइड का टोटल कर देंगे। क्रेडिट साइड का ज्यादा होगा, डेबिट साइड का कम होगा, तो यहाँ लिख देंगे टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब जैसे ए है तो ए, बी है तो बी इज कैपिटल या करंट, वही कैपिटल या करंट, और इनके अकाउंट में जो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यदि डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो यहाँ एंट्री हो जाएगी बाय प्रॉफिट बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि एज होगा तो एज के कैपिटल में, बीज होगा तो बीज के कैपिटल या करंट में, और ये हम बांट देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है? अब बोलोगे सर इनकी भी ट्रीटमेंट बता दो जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, यदि इनकी कोई रेम्युनरेशन पेड कर रही है फॉर्म तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यदि एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, या हम लोग इसको बैंक यूज कर सकते हैं, और यदि हमारे पास प्रॉफिट को ट्रांसफर की एंट्री कर रहे हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। खत्म। यदि लॉस की हम ट्रांसफर की एंट्री कर रहे हैं तो वो हो जाएगी एंट्री क्या, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यानी कि मैंने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने भी सिखा दिया, उसकी एंट्री भी करा दी कि एंट्री क्या हो सकती है। तो ये दोनों ही कंसेप्ट मैंने साथ साथ तुम्हें करा दिया। ये तो तब होगा जब हमारी रिवाइज्ड वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है और लायबिलिटी है उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, तो उस केसेस में यानी कि इसको बैलेंस शीट, मान लो एसेट्स इंक्रीज हो रही तो जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें इंक्रीज करके दिखाएंगे, यदि लायबिलिटी डिक्रीज हो रही तो डिक्रीज करके दिखाए, कोई अनरिकॉर्डेड है तो अनरिकॉर्डेड, कोई हमारे पास एसेट डिक्रीज हो रही तो डिक्रीज करके, एसेट्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही तो इंक्रीज, यानी कि इसकी वैल्यू हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि अब इसको एग्जांपल लेके मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने सिखा रहा था। जैसे मैंने तुम्हारी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 14 पिक किया है, जैसे कि इसमें हमारे पास है अनिल, मानवी और पायल, 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो दे रखी 5:3:2, यानी कि जो हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखी है वो है 5:3:2, और हमारी 1 अप्रैल को जो रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो अब हो गई है
2:2:1। तो ये था, लेकिन उसने बोला कि प्रिपेयर करो जी हमारे को क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इसने बोला नहीं कि हमारी वैल्यू चेंज होनी है नहीं होनी या क्या होगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग ये सोच के चलेंगे कि रिवाइज्ड वैल्यू इसकी रिकॉर्डेड होगी नई बैलेंस शीट में। तो उस केसेस में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बोल दिया तो मींस की रिवाइज्ड वैल्यू क्या होगी, प्रिपेयर होगी। जैसे कि उसने एडजस्टमेंट बोला कि लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। जब उसने एप्रिशिएटेड का मतलब बढ़ रहा है, कितना, बाय 10%। बाय मतलब 10% सीधे। तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग कितनी की, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000 के, तो उसका 10% बढ़ रहा है, तो 10% कितना, तो एप्रिशिएट हो रहा है। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10% यानी 26,000। और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, तो 26,000 एंड 26,000। अब उसने बोला सेकंड, मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड मतलब घटना, घट रही है, कितना, बाय 10%, 15%। तो यानी कि जब भी ये बोला हो बाय का मतलब होता है कि जितना बोला उतने परसेंट सीधे। यदि वो 2 बोला होगा तो देखेंगे आगे। जैसे उसने बोला कि मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाय 15%, यानी कि 15% हमारी जो मशीनरी है डेप्रिशिएट हो रही है, यानी 3,50,000 की मशीनरी थी, उसका 15% डेप्रिशिएट हो रही है। तो यहां लिख देंगे 2 मशीनरी और 52,500 की, और इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 52,000, 52,500, 52,500। अब नेक्स्ट बोला स्टॉक बी इंक्रीज टू 1 लाख। 2 मतलब पहले कितना था अब कितना हो गया, तो पहले मेरा 90,000 का था, अब वो इंक्रीज होके कितना हो गया, 1 लाख हो गया। तो मींस कि कितना इंक्रीज हुआ है, तो 10,000 इंक्रीज हुआ है। तो बाय स्टॉक और लिख देंगे 10,000। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट उसने बोला अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर। अब इसकी दोनों तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो मैं कहता हूं कि डेटर 5% मिलेंगे, तो मींस कि डेटर हमारा क्या है, एसेट्स कम हो। यदि लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोविजन क्रिएट कर दिया, तो प्रोविजन एक टाइप की लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी हमारी क्या और इंक्रीज, तो उसके हिसाब से भी डेबिट से। तो यानी कि मैं यदि एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एसेट डिक्रीज हो रही, तो यहां लिख देंगे 2 प्रोविजन 2, यहां हम डेटर लिख देंगे जी, क्या लिख देंगे, सन्ड्री डेटर्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी लिख सकते हो, फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना, 5% ऑफ डेटर। तो डेटर हमारे पास कितना है जी, तो डेटर 1 लाख का है और 5% 5,000 हो जाएगा, और इसकी एंट्री बन जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट उसने बोला क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, यानी कि जो क्रेडिटर है अब 5,000 जो उसका ड्यू था वो क्लेम नहीं करना चाहता, यानी कि मेरी क्या हो रही, पहले अब क्रेडिटर 5,000 देना था लेकिन अब वो क्लेम ही नहीं करना चाहता, तो नहीं देना, तो मींस की लायबिलिटी घट गई। तो बाय यहां लिख देंगे क्रेडिटर और 5,000 टू 5,000, कितना लिख देंगे जी, 5,000। नेक्स्ट उसने बोला अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, यानी कि जो वर्कमैन कंपनसेशन है वो 10,000 रुपए का है क्लेम। अब देखेंगे इसके रिगार्डिंग रिजर्व, तो उसने बोला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 है, तो लायबिलिटी ना बढ़ रही है घट रही है, क्योंकि रिजर्व पहले मैंने 30,000 का कर रखा है, तो हमारे पास कितना क्लेम है 10,000। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू वर्क प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000 रुपए टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो 20,000 है उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट उसने बोला एन एक्सपेंस 2,000 वाज पेड बाय द फर्म गेटिंग द वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड इंजीनियर। अब मैंने क्या किया, जब हमारी फर्म रिकंस्टिट्यूट हो रही थी तो मैंने क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग को वैल्यूड किया, तो उसके लिए मैंने चार्टर्ड इंजीनियर को अपॉइंट किया था, उसने वैल्यूएशन किया, अपना चार्ज किया। तो जो एक्सपेंस है वो फर्म बियर कर रही है तो उसको पे करना पड़ रहा है, तो पे किया, तो यानी कि यहाँ आ जाएगा टू कैश, कितना 2,000 है 2,000, और ये एक्सपेंस लिखते हैं। तो यानी इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 2,000। अब हमारे पास और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सिंपल मैंने इसका टोटल किया।
अब इस साल का इस साइड का टोटल हमारे पास जो है 26, 10, 36 और 500 5000, तो मीन्स कि ये कितना हो गया हमारे पास 41 है। इधर का टोटल हो गया हमारे पास 59,500, तो 15 डेबिट साइड हमारा ज़्यादा है 59,500 और उसमें से मैंने ये माइनस किया तो हमारा जो प्रॉफिट बच रहा है वो बच रहा है 18,500। तो मैंने क्या लिखा, बाय रीवैल्यूएशन लॉस, और मैं एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल और इनके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो इसका आ गया 9250 और दूसरे का आ गया जी 5550, तीसरे का आ गया 3700। तो यानी कि ये हमारा, तो ये ध्यान रखना कि जब भी हमारी कोई एसेट्स और लायबिलिटी रीवैल्यूड होती है एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन और उसकी जो रिवाइज वैल्यू है हम वो शो करेंगे बैलेंस शीट में, तो उस केसेस में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। सिंपल सा फॉर्मेट है, डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, डेबिट साइड, और ये हमारे पास क्या हो गया क्रेडिट साइड। यदि कोई भी एसेट्स बढ़ रही है क्रेडिट साइड घट रही है डेबिट साइड, कोई लायबिलिटी बढ़ रही है डेबिट साइड घट रही है क्रेडिट साइड, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो यानी कि एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो बाय क्रेडिट साइड आ जाएगा, और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड आ जाएगा। कोई हमारे रेमुनरेशन हम पे कर रहे हैं पार्टनर्स को तो उसको हमारे डेबिट साइड आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और यदि कोई एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन हम पे कर रहे हैं, फॉर्म पे कर रही है तो वो भी हमारे यहाँ डेबिट साइड आ जाएगा रिवैल्यूएशन में। उसके बाद प्रॉफिट निकालो, ट्रीटमेंट खत्म। अब इसी में मैंने सर आपने बोला था कि 2 केसेस है, तो पहला केस तो मैंने बता दिया कि यदि रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। अब रिवाइज वैल्यू मैं रिकॉर्ड करना ही नहीं चाहता, जो एज इट इज बुक वैल्यू वही हमारी एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन भी हो, तो उस केसेस में इसकी कैसे एडजस्टमेंट करेंगे देखते हैं। यानी कि अगला जो है जो हमारा नेक्स्ट है उसने बोला कि इसमें हम क्या करेंगे, आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि जो हमारी रिवाइज्ड वैल्यू है एसेट्स की और लायबिलिटी की उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कि एसेट्स इंक्रीज हो रही नहीं इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज हो रही नहीं डिक्रीज करेंगे, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही नहीं करेंगे, डिक्रीज हो रही नहीं करेंगे, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स आगे नहीं रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी आगे नहीं रिकॉर्ड। तो उस केसेस में हमें इसकी कैसे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो इसके सिंपल स्टेप है जी। पहला स्टेप है कि हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी कि जो एसेट्स है और लायबिलिटी है उसका नेट इफेक्ट क्या है, यानी कि हमारे को वही लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा, तो वही सबसे पहले हमें देखना है कि कोई एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज इन एसेट्स, इसमें और क्या ऐड हो जाएगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा डिक्रीज इन लायबिलिटी। यदि कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है वो भी ऐड हो जाएंगे जी, ठीक है जी। और क्या हो जाएगा, तो इसमें ये तो सारी ऐड हो जाएंगे आइटम में। लेस क्या हो जाएगा, तो वही डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और क्या हो जाएगा एक्सपेंस पेड बाय फॉर्म, यदि फॉर्म पे कर रही है, या रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर्स। तो ये सारा लेस होने के बाद जो बचेगा ये हमारा नेट इफेक्ट आ जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में। यदि पॉजिटिव में आ रहा है और नेगेटिव में, यदि पॉजिटिव में आ रहा है तो प्रॉफिट है जी, और नेगेटिव में आ रहा है तो ये हमारे लिए लॉस है। जब हमारे पास ये आ जाता है, फाइंड आउट हो जाता है पहला स्टेप, तो दूसरा हमारे पास स्टेप ये होता है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप है। तो सेकंड स्टेप क्या आता है, तो सेकंड स्टेप हमारे पास जो आता है वो आता है कैलकुलेट
सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। यानी कि जो हमारा सेक्रीफाइस, जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लो। कैसे? तो वही ओल्ड, इसका रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? तो ओल्ड माइनस न्यू। जब हमारे पास ये ओल्ड माइनस न्यू करके भी आ जाता है तब हम क्या करेंगे? तो जो गेनिंग पार्टनर्स है, जैसे सपोज करो हमारी वैल्यू जो आई है उसको हम क्या करेंगे? उसके शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम लोग क्या कर देंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि उस कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा जो भी हमारी वैल्यू आएगी, मान लो हमारे पास कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो गेनिंग पार्टनर्स का शेयर निकाल दो। कैसे? तो जो हमारे पास है यानी कि उसका शेयर ऑफ गेन इनटू यानी कि नेट इफेक्ट। ऐसे ही हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है, जो सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर है, तो उसका जो शेयर है, शेयर इनटू नेट इफेक्ट, यानी कि नेट इफेक्ट क्या है? आ गया सर। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या हो गया? अकाउंटिंग। ये तो कैलकुलेट करना सिखा दिया आपने, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी है क्या? तो है जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? यदि हमारे को सपोज करो, मैं थोड़ा सा ये रफ कर लेता हूँ स्पेस, ये हो गया। तो हमारे पास जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है, तो जैसे कि मैं इसमें कह रहा था कि अभी हमने थर्ड स्टेप किया, जैसे गेनिंग और उसके शेयर निकाल दे। यदि जो गेन कर रहा पार्टनर उसका गेन शेयर निकाल दे, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसका सेक्रीफाइस। उसके बाद इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? तो स्टेप 4 में हम लोग इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे जी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यानी कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? तो इसकी एंट्री होगी। अब सवाल आता है कि हमारे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यदि हमारा नेट इफेक्ट नेगेटिव आ रहा है तो मींस की लॉस हुआ, पॉजिटिव आ रहा है मींस की प्रॉफिट हुआ। तो यदि हमारे को प्रॉफिट हो रहा है तो उस केसेस में एंट्री क्या होगी? तो पहला फॉर गेन, या हम इसको प्रॉफिट बोल देते हैं, गेन या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। एक ही बात है, रिवैल्यूएशन, नेट इफेक्ट का मतलब ही रिवैल्यूएशन है वहां भी। तो यदि हो रहा है तो इसकी एंट्री क्या होगी? तो इसकी एंट्री हो जाएगी वही गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट। अब पता ही है कैपिटल का वर्ड यूज करते हैं और करंट का भी यूज करते हैं। तो कैपिटल फ्लैक्चुएट के केस में, करंट फिक्स के केस में। अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, कैपिटल या करंट अकाउंट, खत्म। और यही यदि हमारे पास क्या हो रहा होगा? फॉर क्या? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। यदि रिवैल्यूएशन में हमारे को लॉस हो रहा होगा तो कैसे करेंगे? तो लॉस हो रहा होगा तो सिंपल, एंट्री उल्टी हो जाएगी। क्या? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, वही करंट अकाउंट। यहां भी कैपिटल और करंट। तो ये हमारा था कि जब हमारी एसेट्स और लायबिलिटी रीवैल्यूड हो रही हो और वो हम रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो उस केसेस में हमें 4 स्टेप्स फॉलो करना है। पहला, नेट इफेक्ट निकालना है। दूसरा, हमें गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। तीसरा, उनका शेयर कैलकुलेट कर लेना है। और चौथा, हमें अकाउंटिंग एंट्री पास कर देनी है। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो उस केसेस में ये एंट्री पास हो जाएगी, लॉस हो रहा है तो इस केसेस में हमारी ये एंट्री पास होगी। सर और भी कुछ है? तो लास्ट हमारा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जब भी मैं कराऊंगा, अब मैं कराने जा रहा हूं, तो उसको मैं क्या करूंगा? फुल फ्लैश क्वेश्चन ले लूंगा जिसमें आपका गुडविल, रिजर्व, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एडजस्टमेंट सारा हो जाएगा। तो मैं एक इलास्ट्रेशन लेके इन सबको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। लास्ट टॉपिक है हमारे पास, लास्ट टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल की एडजस्टमेंट करना। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन पिक किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसी को मैंने पिक किया और इस बेसिस पे मैं इसको सॉल्व करूंगा और जिसमें आपका सारा रिवैल्यूएशन भी कवर हो जाएगा।
आपकी गुडविल की ट्रीटमेंट भी कवर हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी रिजर्व्स की ट्रीटमेंट हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट की भी हो जाएगी। तो देखते हैं, तो मैं जब भी करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। तो मैं इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, तो मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया जी। रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ही सिंपल सा है, तो मैं बना लेता हूँ। वही हमारे पास दो फॉर्म, वही डेबिट साइड और क्रेडिट साइड रहेंगे। हमारे पास फॉर्मेट वही सिंपल है जी। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ फॉर्मेट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेता हूँ, क्योंकि इसमें पार्टनर्स की एडजस्टमेंट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आएगा जी। और इसमें हमारे पास 3 पार्टनर हैं तो 3 फॉर्मेट बनेंगी उनकी। ये लो जी, बन गया जी। और इधर भी ऐसी 3 पार्टनर्स के बन जाएंगे जी। ये लो, बन गया जी। यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमारे पास बन के तैयार हो गया। और हमारे पास रिकंस्टिट्यूशन यानी कि बैलेंस शीट भी बनेगी, क्योंकि फॉर्म हमारी रिकंस्टिट्यूट हो रही है, तो यानी कि हमारी फॉर्म में जो चेंजेस होगा वो बैलेंस शीट में भी आएगी। तो मैंने ये भी फॉर्मेट बना दिया। कुछ हमारे वर्किंग नोट्स होंगे, तो वर्किंग नोट्स के लिए मैंने स्पेस यहाँ छोड़ दिया जी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने बोला हमारे पास 3 पार्टनर है, अमन, चमन और दमन। मैंने एक छोटा सा नाम ले लेता हूँ, ए, बी और सी 3 पार्टनर है। तो मैंने यहाँ ए बी सी, ए बी सी, क्योंकि लिखने में थोड़ा आसानी हो जाएगा तो इसलिए मैंने क्या किया, शॉर्ट ले लिया। ए बी और सी 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है हमारी 5:4:1 है, यानी कि 5:4:1, यानी कि ये होल्ड होगी जी। हमारे पास बैलेंस शीट दे रखी है और नीचे बोल रहा है कि 1 अप्रैल को ये इक्वल होगी, यानी कि हमारी जो न्यू रेशो होगी वो होगी 1:1:1। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे ऐसे करना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अब उसने कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है और साथ साथ हमें, तो मैं पहले एसेट साइड से लेके चलता हूँ। उसने बोला कैश एट बैंक। अब कैश एट बैंक के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ कैश एट बैंक। और अभी इसको इनर में ही लिख लेता हूँ। क्या करता हूँ, क्यों, क्योंकि बाद में इसकी एडजस्टमेंट होगी जब कैपिटल एडजस्टमेंट होगी। तो मैं अभी ऐसे लिख लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ। आगे चलते हैं। सन्ड्रे डेटर, डेटर से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दे रखा है। उसने बोला कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी रिटर्न बैक सिंस ऑल द डेटर्स आर गुड्स। यानी कि जो हमारे पास डेटर था 1 लाख रुपए का था और उस पर मैंने प्रोविजन क्रिएट करके रखा था 10,000, यानी कि मुझे चांसेस था कि मिलेगा नहीं, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि अच्छे हो गए, सारे दे देंगे। तो यानी कि हमारी जो लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जा रही है। रिड्यूस हो जा रही है तो बाय प्रोविजन फॉर डीडी 10,000 रुपए। और हमारे डेटर ठीक हो जा रहे हैं सारे, तो मैं क्या करूंगा, डेटर अब सारा, यानी पहले 90,000 का था, 10,000 ठीक हो गया, यानी कि अब वो 1 लाख का डेटर प्रॉपर हो गया, खत्म, साथ के साथ एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है स्टॉक। अब स्टॉक के रिगार्डिंग, स्टॉक हमारे पास 50,000 था, अब बोल रहा है स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 40,000। 50,000 का था वो 40,000 का हो गया, तो 10,000 हमारी स्टॉक क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो मैंने यहाँ डाल दिया टू स्टॉक 10,000 रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि पहले 50,000 का था अब 40,000 का, तो 10,000 ही रिड्यूस हुआ ना। तो मैं यहाँ स्टॉक क्या कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा, वही 50,000 माइनस 10,000, और जो बोला था कि 40,000 का हो रहा है तो 40,000 यहाँ डाल दिया। नेक्स्ट उसने बोला कंप्यूटर, सॉरी उसने बोला फर्नीचर है अगला। तो फर्नीचर के रिगार्डिंग उसने कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, कोई दिक्कत नहीं, मैं सीधे फर्नीचर यहाँ पिक कर दूंगा जी, यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो जिसकी वैल्यू में चेंजेस नहीं हो रहा वो सीधे बैलेंस शीट में आ जाएगी। हमारे पास कितना, तो ये हमारे पास है 40,000 रुपये, 40,000 ये भी आ गया। नेक्स्ट है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के रिगार्डिंग दे रखा है कंप्यूटर टू बी रिड्यूस बाय 20,000, यानी कि पहले कंप्यूटर 2 लाख का था, अब वो 20,000 से रिड्यूस कर दो जी। तो यानी कि कंप्यूटर भी हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो 2 यहाँ कंप्यूटर आ गया जी, और 20,000 से हो रहा है तो सीधे 20,000, और यहाँ माइनस करके कंप्यूटर लिख देंगे जी, कितना, 2 लाख का था, 20,000 रिड्यूस हो गया तो 1,80,000 का हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कार है। अब कार के रिगार्डिंग उसने कोई भी हमारे पास नहीं दे रखा एडजस्टमेंट, तो सीधे मैं यहाँ कार लिख दूंगा जी। कार कितने की है, तो 2 लाख की है, 2 लाख का 2 लाख लिख देंगे, खत्म। अब हमारे पास लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी साइड हमारे पास उसने बोला कि हमारे पास सन्ड्रे क्रेडिटर्स है 1,10,000 के, तो 1,10,000, और सन्ड्रे क्रेडिटर की रिगार्डिंग कोई हमारे को एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, कोई दिक्कत नहीं, सीधे हम लोग यहाँ क्या लायबिलिटी साइड लिख देते हैं जी, सन्ड्रे क्रेडिटर
कितना है, तो सन्ड्री क्रेडिटर हमारे पास 1,10,000 के थे, मैंने यहाँ लिख दिया। आगे चलते हैं, उसने बोला सैलरी पेबल, सैलरी पेबल 30,000 थी। अब उसने बोला आउट ऑफ द सैलरी पेबल 10,000 वाज नॉट पेबल एज द एम्प्लॉय लेफ्ट विदाउट नोटिस। 30,000 मैंने सैलरी देना था, पेबल था, यानी कि अभी पे करना था, जिसमें से एक पार्टनर था, एक हमारा एम्प्लॉय था सॉरी, उसने विदाउट नोटिस हमें छोड़ गया, तो उसका 10,000 देना ही नहीं, तो यानी कि लायबिलिटी रिड्यूस होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, और 10,000 हमारा यहाँ रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ आउटस्टैंडिंग ऑफ सैलरी जो है हमारे लिए कितनी की रह जाएगी, 20,000 की रह जाएगी, तो मैं यहाँ 20,000 दिखा दूंगा। नेक्स्ट उसने बोला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब उसने बोला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास 10,000 का था, अब उसमें एडजस्टमेंट बोला कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेबल एनी मोर, अब पे ही नहीं करना, तो फिर से हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना 10,000, और यहाँ ये नील हो जाएगी, खत्म। नेक्स्ट अब हमारे पास है जनरल रिजर्व दे रखा जी, और कैपिटल दे रखा ओपनिंग, तो ओपनिंग कैपिटल इधर आती है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दे रखा है, तो इसका 3 लाख है जी, ठीक है जी, 3 लाख हो गया हमारे पास इसका, दूसरे का हमारे पास 1,50,000 है, तो 1,50,000, तीसरे का भी 1,50,000। अब उसने बोला जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व मैंने बताया था कि जनरल रिजर्व जब भी हो बेटा, तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, उसको हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते, जब तक उसने ये ना बोला कि इसको हमें रिटेन नहीं करना, ठीक है जी, रिटेन नहीं करना है तब हमें बांटना है। यदि उसने बोल दिया कि रिटेन करना है, तो उस केसेस में इसको हमें क्या करना है, गेनिंग सेक्रीफाइस में। अब रिटेन उसने बोला है कि रिटेन करना ही नहीं है, तो बांट दो जी, सिंपल ओल्ड रेशियो में क्या है, तो 40,000 क्या है, और हमारे पास रेशियो है 5:4:1, यानी 10 से, तो यानी 20,000 बाय जनरल रिजर्व 20,000, फिर अगला हो जाएगा हमारे पास 16,000 एंड 4,000। क्लियर, आगे चलते हैं। अब हमारे पास बैलेंस शीट खत्म होगी, एडजस्टमेंट, ये पहला एडजस्टमेंट खत्म हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी। अब एक एडजस्टमेंट बोला है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स, मोटरसाइकिल है जो कि 10,000 की हो, अनरिकॉर्डेड है, अब वैल्यूड हो रही है, अब तो अब यानी कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारे को पता चल रहा है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, बाय मोटर साइकिल, कितने की पता चल रही है, 10,000 की है जी हमारे पास, तो यानी कि एसेट्स बढ़ गई, तो यहाँ लिख देंगे मोटर साइकिल 10,000 रुपए की। आगे उसने बोला कि गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड एट 50,000, यानी कि जो हमारी फॉर्म की गुडविल वैल्यूड हो रही है 50,000 की। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस, क्योंकि अब उसने बोला गुडविल को भी हमारे को क्या करना है, अकाउंट ओपन नहीं करना, तो सीधे हम गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो उसकी एंट्री हो जाएगी, अब गेन कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस, तो जो अमन है यानी कि ए जो है वो हमारा गेन कर रहा है, कि सैक्रिफाइस कर रहा है 5/30, और बी जो है वो गेन कर रहा है, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है 2/30, और सीधे जो हमारा सी है 7/30 गेन कर रहा है। तो मैं ये सीधे देख लिया कैलकुलेशन, बाकी अब देख लें, तो यानी कि ये हमारे को गेन कर रहे, तो हमारी वैल्यूड कितनी होती गुडविल, गुडविल हमारी जो वैल्यूड हो रही है 50,000, यानी कि जो हमारी गुडविल है वो 50,000, तो ये हमारे पास गुडविल आ गई, यानी कि इनकी वैल्यू आ गई, तो इसको गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो में बांट दो, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 11,667 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल कितना 8,333,334। गुडविल की एंट्री क्या होगी, तो गुडविल की एंट्री हो जाएगी सीज कैपिटल, ये क्योंकि गेन कर रहा है ये, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है ये, तो यानी कि अब एंट्री क्या लिखेंगे, तो एंट्री लिखेंगे हम यहाँ पे बाय सीज कैपिटल, और किसके खाते में डाल देंगे, तो ए और बी के खाते में, तो ए और बी के खाते में कितना है हमारे पास, तो 8,333 और यहाँ 3,334 आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे क्या हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा बाय टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल,
और किसके खाते में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सीज के खाते में कितना 1 एक बार सारी एडजस्टमेंट करने के बाद यानी कि सारा जो भी हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्टमेंट जितनी है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गुडविल की ट्रीटमेंट यदि जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट है, सबकी ट्रीटमेंट करने के बाद अब हमारा होता है कि हम बुक्स को क्लोज करेंगे 1 बाय 1। जैसे कि सबसे पहले हम बुक्स को क्लोज करेंगे, जो हमारी रीवैल्यूएशन बुक है उसको क्लोज करेंगे। जैसे कि इसका सब मैंने टोटल किया तो इसका है 40,000, इस इधर साइड का भी टोटल किया तो इसके इस साइड का हमारे पास है 30,000 है इस साइड का हमारा टोटल, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास 40,000 डेबिट साइड, क्रेडिट साइड 40,000 है, डेबिट साइड हमारे पास 30,000 है, तो मीन्स कि 10,000 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो मैं यहाँ लिख दूंगा टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना 10,000, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। और ये किस में बढ़ जाएगा, तो जो ए है, बी है, सी है, तीनों के कैपिटल में बढ़ जाएगा। तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट, क्या, तो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितनी थी इसकी, तो 5:4:1 था, यानी कि 5,000, 4,000 एंड 1,000, और ये ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना, तो यानी कि 5,000, 4,000 एंड 1,000। जब ये सारा कुछ हो गया यानी कि हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारी ट्रांसफर होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया यहाँ कैपिटल अकाउंट में रीवैल्यूएशन से। तो अब हमारे पास आता है लास्ट एडजस्टमेंट। लास्ट एडजस्टमेंट बोलता है कि जो हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है 6 लाख है अब, और इसको हमें न्यू रेशियो में बांट के देखना है कि कैपिटल एडजस्टमेंट यानी कि जो एक्सेस आ गई है तो उसको विड्रॉ कर देंगे, यदि शॉर्ट पड़ रही है तो उसको एडिशन कर देंगे, यानी कि अब हमारे पास न्यू जो कैपिटल है वो हमारे पास अब 6 लाख है, और इसको न्यू रेशियो में बांटना है। न्यू रेशियो में यानी कि हमारी जो इक्वल न्यू रेशियो क्या थी, तो न्यू रेशियो हमारी इक्वल है, यानी 1:1:1, यानी कि जो हमारी न्यू कैपिटल है ए की वो और बी की और सी की, यानी कि तीनों की इक्वल होगी 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। लेकिन सवाल आता है ये तो न्यू है, लेकिन ओल्ड कितनी है, तो ओल्ड के लिए हमें इसका बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा, यानी तीनों का बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो बैलेंस यानी कि इनकी बैलेंसिंग फिगर करनी पड़ेगी टोटल। तो देखते हैं टोटल करते हैं, तो इसका आ गया 3 लाख प्लस 20,000 प्लस 8,333 प्लस 5,000, यानी कि इसका आ गया 3,33,333। तो मैंने इसका टोटल किया इधर भी, तो यानी कि 3,33,333, और इधर कुछ भी नहीं, तो यही हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, क्या 3,33,333, ठीक है जी। दूसरे का जब मैंने टोटल किया तो दूसरे का 1,50,000 प्लस 16,000 प्लस हमारे पास 3,334 प्लस 4,000 इक्वल्स टू 1,73,334। तो इधर भी हमारा 1,73,334, और इधर भी कुछ भी नहीं है इसमें, तो बैलेंसिंग यही आ जाएगा सेम 1,73,334। अब लास्ट का किया तो लास्ट का हमारे पास कितना है 1,50,000 प्लस, यानी कि 1,55,000, और 1,55,000 में से माइनस कर देंगे 11,667, तो हमारे पास 1,55,000 में से माइनस कर दिया 11,667, तो ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बच गया 143,333। अब ध्यान से समझो, जो हमारे पास न्यू कैपिटल है वो हमारे पास कितनी है, तो एक ही है 2 लाख, और इसका जो ओल्ड कैपिटल है 3,33,333 है, यानी कि 1,33,333 हमारा एक्सेस है, यानी कि उसका ज्यादा है ओपनिंग कैपिटल, और क्लोजिंग जो है अब हमारे पास तो यानी कि ये क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। दूसरे वाले का बनता है कितना 1,73,334, लेकिन इसका बन रहा है अब क्लोजिंग कितना 2 लाख, तो मींस कि इसको क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, यानी कि क्लोजिंग ज्यादा है, अब उसकी जो कैपिटल वो ज्यादा है, पहले जो उसकी थी कैपिटल उसकी कितनी थी 1,73,334, तो मींस कि अब 26,666 रुपीज इसको एडिशन करना पड़ेगा।
और लास्ट वाले का हमारे पास कितना है कैपिटल, तो 1,43,333, यानी कि जो हमारे पास अब उसकी कैपिटल जो है सी की वो 2 लाख है अब, लेकिन पहले कितनी थी उसकी, तो इसको भी पैसा लेके आना पड़ेगा कितना, तो 2 लाख में से माइनस कर देंगे 143,333, यानी कि 56,667 हमारे को इसको एडिशन करना पड़ेगा। तो यानी कि ये हमारी ओपनिंग है और ये सारे हमारे लिए क्या है, क्लोजिंग हमारे पास है। तो देखते हैं इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो इसकी एडजस्टमेंट अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो जो बैलेंस कैरी डाउन था इसको बाय बैलेंस ब्रॉ डाउन कर दो जी। तो ब्रॉ डाउन 333,333, 173,334, 143,333, यानी ये आ गया। और जो अब हमारा बैलेंस एक्चुअल में बैलेंस कैरी डाउन है, यानी कि जो अब हमारी कैपिटल है नई, तो नई कैपिटल यहाँ लिख देंगे सबकी, क्योंकि अब वो हमारी एक्चुअल में कैपिटल है। तो ए की कितनी है 2 लाख रुपए, बी की कितनी है जी 2 लाख रुपए, सी की कितनी है 2 लाख रुपए, यानी कि अब न्यू कैपिटल 6 लाख रुपए हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा सवाल आता है कि मैंने यहाँ कैरी डाउन में उसको डाल दे 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, तो मीन्स कि इसका ज्यादा था बैलेंस, तो मैंने क्या किया इधर ज्यादा बैलेंस है तो इसको मैंने बैलेंसिंग किया, तो बैलेंसिंग कर रहा हूं, तो यानी कि इसका ये, तो यानी कि ये विड्रॉ कर लेगा टू बैंक कितना 1,33,333, ये क्या कर लेगा विड्रॉ कर लेगा जी, यानी कि पैसा निकाल लेगा। दूसरा अब 2 लाख है इधर ये, तो यानी कि 2 लाख इधर ज्यादा है तो 2 लाख की बैलेंसिंग करेंगे, तो 2 लाख इधर भी 2 लाख, और इसमें क्या करेगा ये एडिशन कर लेगा बाय बैंक, कितना लेके आएगा पैसा, तो 26,666, और लास्ट वाले का भी 2 लाख और इसका कम है, तो यानी कि बैलेंसिंग फिगर 2 लाख और यहाँ भी 2 लाख, और ये कितना लेके आएगा 56,667। अब ये कैश में आ रहे हैं, तो मीन्स कि ये दोनों पैसा आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा ये ऐड कर दूंगा कैश में, कितना 26,666 प्लस 56,667 माइनस 1,33,333 जा रहा है। तो मीन्स कि अब हमारे पास जो बैंक में पैसा पड़ा है, या तो बैंक अकाउंट भी बना सकते हो, नहीं तो ऐसे एडजस्टमेंट कर सकते हो, जो विड्रॉल है माइनस जो एडिशन है वो ऐड कर देंगे, यानी कि हमारे पास 2,10,000 कैपिटल बैंक में बैलेंस पड़ा था, 26,666 रुपये आया बी से, और 56,667 हमारे पास आया है किससे, सी से, जिसमें से 1,33,333 रुपीज हमें देना है, तो यानी कि अब 1,60,000 हमारे पास बैंक बैलेंस रह गया। तो यानी कि अब देखो हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया, हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया, अब हमारे पास लास्ट बचा है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट को क्लोज कर दो। तो बैलेंस शीट में अब सारी कुछ ट्रांसफर हो गया है, नया कैपिटल भी ट्रांसफर हो गया, इधर हमारा कैश बैलेंस भी ट्रांसफर हो गया, और जब मैं इन सब का टोटल करता हूं तो इसका टोटल आता है 7,30,000, यानी कि जब भी आपको रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन या करना है, यानी कि फुल फ्लेज क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट की जिसमें, तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और वर्किंग नोट होगा। आप इन सबको इकट्ठा फॉर्मेटिंग करो और मार्क कर लो कि किसके साथ एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट को सॉल्व करो 1 बाय 1, तो इसमें एरर के भी चांसेस कम होते हैं और हमारा सारी एडजस्टमेंट सही से हो जाती है। तो ये हमारा था रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। यदि इसके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बैठ के, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमारे को शेयर कर सकते हो, चाहे वो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी कर सकते हो, हमारे फेसबुक पेज पे भी कर सकते हो, और हमारे को कमेंट बॉक्स में भी आप शेयर कर सकते हो। तो यदि आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप हमारे को शेयर करो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई भी क्यूरीज हो तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमें शेयर करो। थैंक यू।